Hello guys, I welcome you all to the day 121, and in today's session we are going to learn some words which have same spelling in their noun form as well as in their verb forms. Now let's move forward, and here is your yesterday's task. You were supposed to fill in the blanks. So this is a paragraph given to you. This is a kind of job advertisement. So let's get started. As you would expect from a high-performing council, we offer excellent benefits. Benefits. Well, you cannot use the word perks here. Even though both of these words are synonymous, but still you cannot use this word perks because it is highly informal. And this is, as you can clearly see, a job advertisement. So we usually avoid informal words in a job advertisement. Next is government dash scheme, so government pension scheme. Next is performance related bonus scheme. Next is generous holiday entitlement. Next is relocation allowance. Next is healthcare provision. And next is subsidized canteen. Subsidized canteen. Now let's move forward to our today's actual session. And this was your task. So let's start with these definitions. What do you understand by noun and what do you understand by verb? We have to have a look specifically in these definitions. Noun represents the word that can be the name of a place, person or thing, or it can be some kind of idea. जो कि आप बचपन से हमेशा पढ़ते आए हो कि नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग, पर्सन प्लेस थिंग, हमेशा से यही करते आए हैं स्ट्रेट फ्रॉम द थर्ड क्लास. तो वही है, किसी पर्सन का नेम है नाउन हो जाएगा, किसी जगह का नाम है नाउन में आ जाएगा, किसी चीज का कोई नाम है नाउन में आ जाएगा, कोई आइडिया है उसका कोई नाम नाउन में आ जाएगा. सो नाउन यानी कि नाम. और जैसे आपको पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं सेंटेंस में. देखिए सेंटेंस की स्टार्टिंग में जो आता है वो होता है सब्जेक्ट. सेंटेंस जिससे एंड होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में भी हमारे यूजुअली नाउन ही रहते, नाम ही रहते किसी के. हाँ, कई बार ही शी इट भी हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे नाम मिलेंगे आपको. नेक्स्ट है वर्ब. अब वर्ब क्या होते हैं? दीज आर एक्शन वर्ड्स. कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी काम किया जा रहा है तो वो आ जाएगा हमारा वर्ब में. एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पे द गर्ल हग्ड द कैट. अब आप यहाँ देखिए द गर्ल, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और द कैट ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे ये एक्शन क्या हुआ था कि उसने हग किया उसे कैट को. सो हग्ड, दिस इज आवर एक्शन वर्ड. तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट करना सीख लो नाउन में और वर्ब में. अब यहाँ देखिए आज के सेशन में हम यही कवर करने वाले हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां नाउन फॉर्म में भी और वर्ब फॉर्म में भी, यानी कि बेशक नाम गिवन हो या फिर कोई एक्शन गिवन हो, सेम वर्ड को यूज किया जाता है. सेम वर्ड यानी कि सेम स्पेलिंग वाला वर्ड यूज किया जाता है. जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हो, आफ्टर माई एस्मा. देखिए इसको एस्थमा, जो थ है ये साइलेंट होता है, सो इट्स एस्मा. आफ्टर माई एस्मा अटैक. अब यहाँ पे जो अटैक है दिस इज आवर नाउन. द डॉक्टर डिसाइडेड टू अटैक द प्रॉब्लम विद अ न्यू मेडिकेशन. और यहाँ पे जो अटैक है दिस इज आवर वर्ब. एस्मा अटैक. अब यहाँ पे अटैक का मीनिंग सिर्फ नाम की तरह यूज किया गया है, जैसे कि एस्मा का दौरा पड़ा. लेकिन यहाँ जो अटैक है यानी कि हमला करना, तो यहाँ पे खैर डॉक्टर अब अटैक वो वाला तो नहीं करेगा हथियार लेके, बट स्टिल हम अटैक ये वर्ड यूज कर लेते हैं एज अ वर्ब भी. देखिए सिंपल सी चीज आप ध्यान रखना, जहां कहीं पे भी कुछ करना हो, कुछ बनाना हो, कुछ होना हो, तो इस तरह की सेंस आए यानी कि वो वर्ब है हमारी.
एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, मैक्सिमम केसेस में आपको ये भी मिलेगा, ये आप प्लीज नोट डाउन करना। मैक्सिमम केसेस में आप ये देखोगे कि आर्टिकल्स हमारे गिवन होंगे और आर्टिकल हमेशा ही किसी ना किसी नाउन के लिए यूज होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, आर्टिकल कभी किसी और चीज के लिए हम यूज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए यूज किया जाता है। और एक और चीज 2 + V1, ये आपको स्ट्रक्चर पता होगा, इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। मैं बहुत बार ये वर्ड यूज करती हूँ अपनी यूट्यूब के सेशंस में भी। इन्फिनिटिव वर्ब यानी कि 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस फॉर्मेट को कहा जाता है इन्फिनिटिव फॉर्मेट। और यानी कि यहाँ पे 2 लगा है और 2 के बाद में अटैक है, दैट मीन्स ये जो अटैक है दिस इज आवर वर्ब। इन दोनों चीजों को आप हमेशा याद रखना। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे ये वर्ड है वाटर। वाटर, अब इसको नाउन की तरह भी यूज किया जा सकता है और इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ वर्ब। एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे लिए पानी लेके आओ, तो मैं क्या कहूंगी? ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग मी अ ग्लास फुल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो वाटर है दिस इज आर नाउन। लेकिन अगर मैं ये कहूंगी कि मैंने पौधों को पानी दे दिया, मैं पौधों को पानी दे चुकी हूँ, इन दैट केस आई वुड से दैट आई हैव वाटर्ड। वाटर एंड ed, I have watered the plants. And here watered, this is our verb form. तो यहाँ पे तो नाउन के केस में तो इसका नाम था सिर्फ पानी, लेकिन वाटर्ड वर्ब के केस में, क्योंकि वर्ब हमारी एक्शन होती है, तो यहाँ पे क्या हो गया इसका मीनिंग? पानी देना, एक्शन हो रहा है। अब आपको डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के पूरे सेशन में आपके जितने भी डाउट्स हैं नाउन और वर्ब को लेके, इनमें आपको जितनी कंफ्यूजन होती है सारी क्लियर हो जाएगी सेशन के एंड तक। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बटर, मक्खन। तो अब देखिए, यू कैन सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मीन्स एक की जगह दूसरा डाल सकते हो आप। यू कैन सब्स्टिट्यूट ऑयल फॉर बटर इन दिस रेसिपी, इस रेसिपी में आप ऑयल की जगह बटर डाल सकते हो। तो यहाँ पे जो बटर है इट इज यूज्ड एज अ नाउन। नेक्स्ट है बिसाइड्स मिल्क एंड बटर, यहाँ पे फिर से नाउन की तरह से यूज हुआ है कि मिल्क और मक्खन के अलावा बिसाइड्स दीज प्रोडक्ट्स वी नीड सम वेजिटेबल्स, हमें कुछ सब्जियां भी चाहिए। और नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट दोनों ही एग्जांपल्स में ये यूज हुआ है इस फॉर्म में, बटर अप। अब बटर अप आपने सुना होगा, मक्खन लगाना। अब यहाँ पे क्या है? मक्खन लगाना, फिर से कोई एक्शन हो रहा है, यानी कि अब यहाँ पे जो बटर है दिस इज आवर वर्ब। मक्खन लगाना यानी कि किसी को राजी करना, किसी को मनाना किसी काम के लिए। अब यहाँ एग्जाम्पल में आते हैं। मैरीज नाइस कॉम्प्लीमेंट्स अबाउट हर नॉट सो नाइस बॉस मेड इट क्लियर दैट शी वाज जस्ट ट्राइंग टू बटर हिम अप, यानी कि जो मैरी के इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स थे और अपने ऐसे बॉस के लिए जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, नॉट सो नाइस, तो ये इस बात को दर्शाता है कि वो सिर्फ ट्राई कर रही थी उसको मक्खन लगाने का, यानी कि उसे फेवर पाने के लिए वो ट्राई कर रही थी। सो टू बटर हिम अप, तो यहाँ पे देखिए टू बटर, तो यहाँ बटर क्या है? दिस इज यूज्ड इन अ वर्ब फॉर्म। और यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हो 2 + V1। नेक्स्ट इज बटरिंग अप पीपल इज अ गुड वे टू गेट देम टू हेल्प यू व्हेन यू नीड इट, कि मक्खन लगाना लोगों को एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि उनसे आप हेल्प ले सको जब भी आपको जरूरत हो हेल्प की। तो यहाँ पे भी वही है, बटरिंग अप, तो यहाँ पे भी ये वर्ब की तरह यूज हुआ है। अब देखिए ये हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपने सेंटेंस को फ्रेम करते टाइम नाउन फॉर्म की जरूरत नहीं होती, उस टाइम पे हमें वर्ब फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ यही रीजन है हम इनको पढ़ रहे हैं, नाउन और वर्ब फॉर्म्स को। और यही रीजन है हमने सफिक्स पढ़े थे सारे, कि जिस टाइम पे भी हमें जिस वर्ड की रिक्वायरमेंट होगी हम इजीली सफिक्स को चेंज करके उस वर्ड को सेंटेंस में फिट कर सकें, ये मेन पर्पस है। और अब देखिए बटर से एक इडियम भी बनता है, एक मुहावरा भी बनता है, टू नो व्हाट साइड योर ब्रेड इज बटर्ड ऑन,
कि ये जानना कि आपकी ब्रेड पे किस साइड में बटर लगा हुआ है। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है देखते हैं। इफ समवन नोज व्हाट साइड देयर ब्रेड इज बटर्ड ऑन, किसी को अगर ये पता चल जाता है कि उनकी ब्रेड की किस साइड में बटर लगा हुआ है, इट मीन्स that he knows what to do or what to please in order to stay in a good situation। इसका मतलब ये है कि उसको पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है और किस तरह से बुरी सिचुएशन को अवॉइड करना है। उनको बहुत अच्छे से पता है ये चीज, यानी कि उनको अच्छे से पता है कि उनके ब्रेड की किस साइड में बटर लगा हुआ है, यानी कि किस साइड में उसको रहना है, किस साइड में उसको नहीं रहना। एग्जाम्पल में आते हैं, आई नो what side my bread is buttered on, so don't try to teach me on this, कि मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं to know what side my bread is buttered on। नेक्स्ट है panic। अब panic एज अ नाउन जब ये यूज किया जाता है तब इसका मीनिंग हो जाता है सडन अनकंट्रोलेबल फियर और एंजाइटी, डर और एंजाइटी होना अचानक से जो कंट्रोल से ही बाहर हो, अनकंट्रोलेबल हो। और ये कई बार क्या है कि इस तरह का बिहेवियर भी हमारा बना देते हैं कि जिसमें हम सोच नहीं पाते, वाइडली अनथिंकिंग बिहेवियर, वो होता है पैनिक की सिचुएशन, अचानक से घबरा जाना। तो ये है नाउन फॉर्म। और वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, टू फील पैनिक, यानी कि घबरा जाना। अब देखिए नाउन फॉर्म में इसका मीनिंग क्या हो गया, घबराहट, घबराहट, ये मीनिंग हो गया इसका नाउन फॉर्म में। और वर्ब फॉर्म में क्योंकि यहाँ पे एक्शन की बात होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, घबरा जाना। दोनों में आप डिफरेंस देख पा रहे हो। एग्जाम्पल में आते हैं, पैनिक स्प्रेड थ्रू द क्राउड एज द बुलेट्स स्टार्टेड टू फ्लाई, एज द बुलेट्स स्टार्टेड टू फ्लाई, यानी कि जो घबराहट है वो फैल गई उसमें भीड़ में जैसे ही बुलेट स्टार्ट हुई। तो घबराहट फैल गई। अब आप यहाँ पे क्या कहोगे, पैनिक स्प्रेड थ्रू, यानी कि घबराहट फैल गई वहां पे। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, द साउंड ऑफ गन फायर पैनिक्ड द क्राउड, जो गन फायर से जो साउंड प्रोड्यूस हुई उसने घबरा दिया, उसकी वजह से क्राउड जो है वो डर गई, वो घबरा गई क्राउड उसकी वजह से। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा हुआ, एक्शन हुआ, तो पैनिक्ड ईडी फॉर्म में हमने यूज कर लिया। तो नाउन फॉर्म में भी हमें यूज करना आ गया और वर्ब फॉर्म में भी। लास्ट एग्जाम्पल में आते हैं, डोंट पैनिक एवरीथिंग विल बी फाइन सून, कि सब सही हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, डोंट पैनिक। नेक्स्ट में आते हैं, रिकॉर्ड। अब इसमें नाउन और वर्ब के केस में प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वर्ब के केस में प्रोनाउंसिएशन हो जाती है रिकॉर्ड, और नाउन के केस में, देखिए वर्ब के केस में री ये हो जाएगा, लेकिन नाउन के केस में रे ये हो जाता है रिकॉर्ड, और बाकी वही रहता है रिकॉर्ड और वर्ब में रिकॉर्ड। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं, सम ऑफ पास्ट अचीवमेंट्स, पास्ट टाइम में जो आपने अचीवमेंट की हैं, आपकी जो परफॉर्मेंसेस हुई हैं, और किसी पर्सन की भी हो सकती हैं, किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती हैं, तो उनको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड यानी कि कन्वर्ट करना किसी भी साउंड को इनटू अ परमानेंट फॉर्म, यानी कि जैसे हम किसी की सिंगिंग को रिकॉर्ड करते हैं, कोई गा रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उनके हम क्या कर रहे हैं, साउंड को या उनकी परफॉर्मेंस को हम परमानेंट फॉर्म में हमेशा के लिए रख रहे हैं। या फिर कई बार क्या है, लिखने के लिए भी हम ये वर्ड यूज कर लेते हैं कि राइटिंग में पड़ा रहेगा, तो वो भी ये हो जाता है रिकॉर्ड। अब एग्जाम्पल में आते हैं, ही हेल्ड द वर्ल्ड record for fastest runner over a decade। अब यहाँ पे क्या है कि उसके पास में वर्ल्ड रिकॉर्ड था, अब ये हो गया हमारा नाउन फॉर्म। और he was asked to record, उससे कहा गया टू रिकॉर्ड एवरीथिंग ही ate or drank in his diary, कि अपनी डायरी में एक एक चीज आप रिकॉर्ड करोगे, जो भी आप खा रहे हो, जो भी आप पी रहे हो। he was asked यानी कि उसको ये कहा गया। ओके, आप ये सोच रहे होगे आस्क्ड मीन्स पूछा गया, लेकिन ये वॉइस के केस में आप जानोगे आस्क्ड अगर इस तरह से हम यूज करते हैं तो होता है कि कहा गया, उसको ये कहा गया करने को। नेक्स्ट है, दे वर रिकॉर्डिंग अ गिटार रिसाइटल, अगेन वही रिकॉर्ड कर रहे थे, वर्ब हो गया ये। नेक्स्ट में मूव करते हैं, दैट इज कॉन्विक्ट। यहाँ पे भी प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन खैर इतनी ज्यादा डिफरेंट नहीं होती कि बिल्कुल सामने वाले को पता चल पाए। तो यहाँ पे देखिए,
एज अ वर्ब फॉर्म में अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये हो जाएगा कन्विक्ट। एज अ नाउन फॉर्म में अगर इसको यूज किया जाएगा ये हो जाएगा कॉन्विक्ट। बस इतना सा डिफरेंस होता है यहाँ पे। और देखिए एज अ नाउन जब हम इसको यूज करते हैं तब हम उस पर्सन की बात कर रहे होते हैं जो गिल्टी है, जिसने कोई क्राइम किया है, क्रिमिनल ऑफेंस, ऑफेंस यानी गुनाह, जिसने कोई क्रिमिनल गुनाह किया है, ऑफेंस किया है और वो पर्सन गिल्टी है उसका और अभी उस पर्सन को सजा मिली है, सर्विंग अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि उसको जेल की सजा मिली हुई है, वो पर्सन हो जाता है हमारा कॉन्विक्ट। और वर्ब फॉर्म में क्या हो जाता है, ये प्रोसेस, पूरा प्रोसेस जिसमें किसी को डिक्लेयर किया जाता है कि वो गिल्टी है, किसी को डिक्लेयर करना, गिल्टी डिक्लेयर करना, वो प्रोसेस हो जाएगा हमारा कन्विक्ट। एग्जाम्पल में आते हैं, 2 convicts kidnapped the little boy at gunpoint, कि दो, अब यहाँ पे क्या है, 2 convicts यानी कि 2 लोगों की बात हो रही है, एज अ नाउन यहाँ पे यूज किया जा रहा है इस वर्ड को। 2 convicts ने क्या किया, किडनैप कर लिया एक छोटे लड़के को गन पॉइंट पे। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखोगे, द थीव्स वर कन्विक्टेड ऑफ द रॉबरी, कि जो थीव्स थे उनको सजा मिली, वो दोषी पाए गए, रॉबरी के केस में वो दोषी पाए गए। नेक्स्ट में आते हैं इंसल्ट, इसको भी हम नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। नाउन की तरह जब हम इसको यूज करते हैं तो ये हो जाता है अ डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क, कोई डिसरिस्पेक्टफुल या एब्यूसिव टिप्पणी, ये हो जाएगा इसका मीनिंग। लेकिन एज अ वर्ब अगर हम इसको यूज करेंगे तो टिप्पणी करना, कि सामने वाले को कोई एब्यूसिव रिमार्क देना या फिर कोई डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क देना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा वर्ब फॉर्म। एग्जाम्पल में आते हैं, ऑफरिंग मी सो लिटिल मनी फॉर माई हार्ड वर्क इज एन इंसल्ट, कि आप मुझे इतनी कम मनी दे रहे हो मेरे हार्ड वर्क के लिए, तो ये तो एक इंसल्ट हो गई अपने आप में। और आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ टिप्पणी करना, रिमार्क ही नहीं, यहाँ पे एक्ट भी है, यानी कि वैसा एक्शन करना। तो आपका ये जो एक्शन है मुझे इतने कम रुपए देने का, ये तो अपने आप में एक इंसल्ट है। तो यहाँ पे क्या है, एन इंसल्ट, एन यानी कि आर्टिकल, और आपको पता है आर्टिकल यानी कि इसके बाद में नाउन तो आएगा ही, तो यहाँ पे एज अ नाउन यूज किया गया है इस वर्ड को। नेक्स्ट है, यू आर इंसल्टिंग द वुमन आई लव। अब यहाँ पे देखिए, यू आर इंसल्टिंग, यहाँ पे ing फॉर्म यानी कि यहाँ पे एज अ वर्ब यूज किया गया है कि तुम इंसल्ट कर रहे हो, कर रहे हो, करना, एक्शन हो रहा है, वर्ब फॉर्म है यहाँ पे। Next is, first he drank all my wine and later on he insulted all my friends, कि पहले तो वो मेरी सारी वाइन पी गया, उसके बाद में उसने मेरे सारे फ्रेंड्स को इंसल्ट किया। इंसल्ट किया यानी कि फिर से एक्शन और ed लग गया, वर्ब है ये हमारी इंसल्टेड। इस पे एक इडियम भी है काफी फेमस है, टू एड इंसल्ट टू इंजरी। आपने हिंदी में सुना होगा, जले पे नमक छिड़कना, तो वही है ये टू एड इंसल्ट टू इंजरी, यानी कि कोई भी सिचुएशन है उसको बद से बदतर बना देना, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, या फिर टू फर्दर हर्ट द फीलिंग ऑफ समवन हु हैज बीन ऑलरेडी हर्ट, मीन्स जो पर्सन पहले से हर्ट हो रखा है उसको और भी ज्यादा हर्ट कर देना। एग्जाम्पल में आते हैं, द कंपनी रिजेक्टेड हिज एप्लीकेशन फॉर अ ट्रांसफर, एक ट्रांसफर के लिए कंपनी ने उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, और इसके बाद में क्या किया, टू एड इंसल्ट टू इंजरी, टू हिज इंजरी, रिफ्यूज टू पे हिज एक्सपेंसेस, कंपनी ने उसके खर्चों को पे करने से भी मना कर दिया। अब क्या हुआ, पहले से वो बुरी सिचुएशन में था, उसको और भी बदतर सिचुएशन में डाल दिया, या फिर पहले से ही वो हर्ट था इस एक्शन की वजह से, उसको और ज्यादा आगे हर्ट कर दिया। नेक्स्ट है, I was already getting late for work, stuck in traffic, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, मैं पहले ही लेट हो रखी थी काम के लिए, and to add insult to injury, I was stopped by police for speeding, और इससे और भी बदतर क्या काम हो गया कि मुझे पुलिस ने रोक लिया स्पीडिंग की वजह से, कि मैं बहुत ज्यादा स्पीड में चला रही थी। To add insult to injury। नेक्स्ट में आते हैं, एक्सपोर्ट। अगर हम इसको एज अ नाउन यूज करते हैं तब तो एक्सपोर्ट का मीनिंग हो जाता है कि वो सामान जिसे हमारे देश से दूसरे देश में भेजा जाए, और अगर इसको हम किसी वर्ब की तरह से यूज करते हैं तो सामान भेजना, दूसरे देश में सामान को भेजना या भेजा जाना, तो वहां पे
ये हो जाएगा इसका वर्ब वाला मीनिंग, यानी एक्शन हो रहा है, भेजा जाना। और सिर्फ सामान ही नहीं, सर्विसेज भी हम भेजते हैं। अगर हमने यहाँ से किसी एम्प्लॉय को भेजा है वहाँ, फॉर एग्जाम्पल 2 कंट्रीज में अगर ब्रांच है किसी कंपनी की, तो हमने अपनी ब्रांच से दूसरी कंट्री वाली जो हमारी ब्रांच है उसमें अगर किसी पर्सन को भेजा है वहां पे अपनी सर्विसेज देने के लिए, तो सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो गया वहां पे। एग्जाम्पल में आते हैं, नियरली ऑल द गारमेंट्स मेड ऑफ खादी वर एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन, कि लगभग सभी जो गारमेंट्स हैं, जो कपड़े थे खादी के बने हुए, उनको भेजा जाता था बाहर, वर एक्सपोर्टेड भेजा जाता था, यानी कि ये वर्ब की तरह यूज हुआ है, टू ब्रिटेन। नेक्स्ट है, द ट्रेड इज चीफली कन्फाइंड, कन्फाइंड मीन्स रिस्ट्रिक्टेड। जो ट्रेड था वो मुख्य तौर पे चीफली मेन स्ट्रीम में यानी कि स्पेसिफिकली कन्फाइंड था, रिस्ट्रिक्टेड था, किस चीज तक, टू द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन, कॉटन के निर्यात के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए द एक्सपोर्ट, द आर्टिकल द एक्सपोर्ट, और यहाँ पे क्या है, ये एज अ नाउन यूज किया गया है। नेक्स्ट में मूव करते हैं, ट्रांसफर। ट्रांसफर तो नाउन फॉर्म में इसका मीनिंग हो जाएगा एन एक्ट ऑफ मूविंग समथिंग और समवन। किसी चीज के लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं, किसी पर्सन के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं कि एक प्लेस से दूसरी जगह प्लेस पे पहुंचाना, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भेजना, तो वो हो जाएगा। ट्रांसफर का हिंदी में मीनिंग होता है स्थानांतरण, और एज अ नाउन, एज अ वर्ब इसका मीनिंग हो जाएगा स्थानांतरण करना या करवाना। सो वही है, मूव करवाना एक प्लेस से दूसरी जगह पे। एग्जाम्पल में आते हैं, द कंपनी रिजेक्टेड, ये अभी अभी हम एग्जाम्पल करके आए हैं, वहां पे आपने नोटिस किया होगा कि द कंपनी रिजेक्टेड हिज एप्लीकेशन फॉर अ ट्रांसफर। आर्टिकल अ ट्रांसफर, दैट मीन्स दिस इज अ नाउन फॉर्म, कि जो उसका स्थानांतरण था उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। द पेशेंट वॉज ट्रांसफर्ड टू अ डिफरेंट हॉस्पिटल, अब यहाँ पे ट्रांसफर्ड ईडी लग गया, वर्ब है ये हमारी, तो पेशेंट को स्थानांतरित करवाया गया, एक्शन हो गया, टू अ डिफरेंट हॉस्पिटल। ही ट्रांसफर्ड माई कॉल टू द अनदर लाइन, उसने मेरी कॉल को भी ट्रांसफर किया दूसरी लाइन पे। नेक्स्ट है कॉन्टेस्ट। तो इसको जब भी हम नाउन फॉर्म में यूज करेंगे तब इसका मीनिंग हो जाता है कि कोई ऐसा इवेंट जहां पे लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, कॉम्पीट करते हैं सुप्रीमेसी के लिए, ये देखने के लिए कौन हम में से सबसे अच्छा है। ये स्पोर्ट्स का भी हो सकता है, या किसी एक्टिविटी का भी हो सकता है, किसी क्वालिटी का भी हो सकता है। तो नाउन फॉर्म में इसका आप नाम ये जान सकते हो कि कॉन्टेस्ट यानी प्रतिस्पर्धा, और वर्ब के केस में प्रतिस्पर्धा करना, एक्शन हो गया अगेन, इंगेज इन कॉम्पिटिशन। एग्जाम्पल में आते हैं, अ लीडरशिप कॉन्टेस्ट। अब यहाँ पे एक ऐसी प्रतिस्पर्धा जो लीडरशिप की है, यहाँ एक्शन की बात नहीं हो रही, तो ये क्या है हमारा नाउन। अ डिबेट कॉन्टेस्ट, अब यहाँ पे फिर से कोई एक्शन नहीं हो रहा, बताया गया है कि डिबेट का कॉन्टेस्ट है, तो नाउन फॉर्म। नेक्स्ट में आते हैं, अ कॉन्टेस्ट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड लिबरल व्यूज। ट्रेडिशनल व्यूज और लिबरल व्यूज, इन दोनों के बीच की प्रतिस्पर्धा, अगेन कोई एक्शन नहीं है, नाउन फॉर्म की तरह यूज हुआ है। आर्टिकल भी आप देख सकते हो यहाँ पे, फर्स्ट दोनों एग्जांपल्स में भी आप देख सकते हो आर्टिकल्स यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब फॉर्म में देखते हैं, शी डिक्लेयर्ड हर इंटेंशन, इंटेंशन यानी कि अपनी इच्छा, शी डिक्लेयर्ड हर इंटेंशन टू कंटेस्ट द प्रेसिडेंसी, कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़ने की जो उसकी इच्छा थी उसने वो डिक्लेयर की। अब यहाँ पे देखिए टू कंटेस्ट, अब टू आ गया यहाँ पे, यानी कि 2 + V1, अब यहाँ पे कंटेस्ट इज यूज्ड एज अ वर्ब फॉर्म। नेक्स्ट है, यू हैड योर चांसेस टू विन, तुम्हारे पास तुम्हारे चांसेस थे जीतने के, इफ यू हैड कंटेस्टेड द इलेक्शन इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे, अगर तुमने इलेक्शन में प्रतिस्पर्धा की होती बजाय के भागने के, तो तुम्हारे चांसेस थे जीतने के। तो यहाँ पे फिर से क्या है, हैड कॉन्टेस्टेड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब फॉर्म। नेक्स्ट में मूव करते हैं, प्रेजेंट। प्रेजेंट नाउन की तरह जब हम इसको यूज करते हैं, यानी कि अभी का समय, जो अभी चल रहा है, द पीरियड ऑफ टाइम नाउ अकरिंग, वो हो जाएगा प्रेजेंट। आप ये बोलते हो ना, द प्रेजेंट, द पास्ट, द फ्यूचर, तो द लगा रहे हैं हम
द प्रेजेंट। द प्रेजेंट मीन्स अभी जो ये टाइम चल रहा है उसकी बात हो रही है, तो प्रेजेंट यहाँ पे क्या है, नाउन फॉर्म। द पास्ट में जो पास्ट होता है वो क्या होता है, नाउन फॉर्म। द फ्यूचर में जो फ्यूचर होता है वो क्या होता है, नाउन फॉर्म। और प्रेजेंट का नाउन फॉर्म में एक और मीनिंग भी होता है, दैट इज गिफ्ट। बर्थडे प्रेजेंट सुना होगा आपने, बर्थडे गिफ्ट। वर्ब की तरह हम इसको जब यूज करेंगे उस टाइम पे इसका मीनिंग हो जाएगा टू फॉर्मली इंट्रोड्यूस समवन टू समवन एल्स, किसी एक पर्सन की जानकारी दूसरे पर्सन से करवाना, यानी कि उसको इंट्रोड्यूस करवाना, एक्शन हो गया वर्ब। या फिर ये भी हो सकता है टू रिप्रेजेंट समवन और समथिंग टू अदर्स इन अ पर्टिकुलर वे। वही चीज होगी कि किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के सामने या पूरे ग्रुप के सामने पेश करना, फिर से वही एक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। एग्जाम्पल में आते हैं, दे आर हैप्पी एंड एट पीस, वो खुश थे और शांति पूर्वक रह रहे थे। रिफ्यूजिंग टू थिंक बियॉन्ड द प्रेजेंट, क्यों, क्योंकि वो उनकी ये फिलॉसफी थी कि बस अभी प्रेजेंट में रहो, इससे आगे का हम नहीं सोच रहे, अभी आज में रहो, अभी में रहो तो खुश रहेंगे, तो इस वजह से वो खुश थे। द प्रेजेंट यानी कि नाउन की तरह यूज हुआ है कि वो उस पीरियड में जो अभी चल रहा है, द प्रेजेंट। नेक्स्ट है, द प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ सेक्युलर फिगर, कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद को इस तरह से प्रस्तुत किया। अब यहाँ पे क्या है, प्रस्तुत किया यानी प्रस्तुत करना, एक्शन हो रहा है, इस तरह से खुद को प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, जैसे कि वो एक सेक्युलर फिगर हो। सेक्युलर ये हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो। सेक्युलर आपने सुना होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड है धर्मनिरपेक्ष, और इसका मीनिंग हो जाता है कि किसी भी रिलीजन को ना मानना या किसी भी रिलीजन को ना ही रिजेक्ट करना ना ही एक्सेप्ट करना, सभी को बराबर रखना। तो उस पर्सन को भी हम ये बोल देते हैं दैट ही और शी इज अ सेक्युलर फिगर, और इस चीज को हम बोलते हैं सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। अब नेक्स्ट है, मे आई प्रेजेंट द विनर ऑफ टुडेज डिबेट। अब यहाँ पे फिर से प्रेजेंट इज यूज्ड एज अ वर्ब फॉर्म, यानी कि मैं अभी प्रस्तुत करना चाह रही हूँ, कि क्या मैं अभी प्रस्तुत कर सकती हूँ किसे, हमारे आज के डिबेट के विनर को। प्रस्तुत करना अगेन वर्ब है। नेक्स्ट है, हाफ गर्लफ्रेंड इज प्रेजेंटेड as a straightforward tale of unrequited love. So half girlfriend जो है उसको इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि वो क्या लगे, प्रस्तुत किया गया verb, कि वो क्या लगे, a straightforward tale of unrequited love. unrequited होता है एक तरफा, so unrequited love क्या हो जाता है, एक तरफा प्यार। नेक्स्ट में आते हैं, whisper। whisper जब इसका नाउन फॉर्म में हम यूज करते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है अ सॉफ्ट और कॉन्फिडेंशियल टोन ऑफ वॉइस। जैसे कि हम एक दूसरे के कानों में बातें करते हैं ना, तो वो जो होती है ना फुसफुसाहट, वो हो जाती है हमारी विस्पर, उसको बोलते हैं एज अ नाउन फॉर्म में फुसफुसाहट, और वर्ब फॉर्म में क्या हो जाएगा, फुसफुसाना, यानी कि फिर से वही एक्शन हो जाएगा। टू स्पीक वेरी सॉफ्टली, कि धीरे से बोलना, कि जैसे हम सांस को यूज करके बोलते हैं ना, बजाय कि हमारे गले से आवाज निकालने के, तो वो हो जाती है हमारी ये विस्पर। और ये किस लिए किया जाता है, सीक्रेसी के लिए। एग्जाम्पल में आते हैं, आई हर्ड विस्पर्स आउटसाइड माई रूम। मैंने मेरे रूम के बाहर फुसफुसाहट सुनी। अब यहाँ पे फुसफुसाहट सुनी, एक्शन नहीं हुआ, एक्शन हुआ है सुनने वाला, लेकिन विस्पर के केस में एक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा नाउन। एल्सा स्पोक इन अ विस्पर, उसने फुसफुसाहट वाली आवाज में बोला, तो यहाँ पे फिर से अ विस्पर अगेन नाउन फॉर्म की तरह से यूज हुआ है। नेक्स्ट में आते हैं, एल्सा लीन्ड ओवर। लीन ओवर होता है किसी की तरफ झुकना, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में झुकना। सो एल्सा लीन्ड ओवर एंड विस्पर्ड समथिंग इनटू हिज ईयर बिफोर द फाइट स्टार्टेड। फाइट के स्टार्ट होने से पहले एल्सा ने क्या किया था, वो झुकी थी थोड़ी सी उसकी तरफ और उसके कानों में उसने कुछ फुसफुसाया था, कुछ कहा था। अब यहाँ एक्शन हो रहा है, दैट मीन्स वर्ब। वैसे भी देखिए ईडी सफिक्स आ गया, वर्ब सफिक्स होता है ये। नेक्स्ट है, व्हाट आर यू टू बॉयज विस्परिंग अबाउट। ये आपने क्लास में बहुत बार टीचर से सुना होगा कि तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो आपस में एक दूसरे के साथ में।
सो व्हाट आर यू टू बॉयज विस्परिंग अबाउट। नेक्स्ट है अरेस्ट। जब भी अरेस्ट को एज अ नाउन यूज किया जाता है तब इसका मीनिंग हो जाता है गिरफ्तारी, गिरफ्तारी। और जब इसको एज अ वर्ब यूज किया जाएगा तब इसका मीनिंग हो जाएगा गिरफ्तार करना। तो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। एग्जाम्पल में आते हैं, आई हैव अ वारंट फॉर योर अरेस्ट, कि तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए मेरे पास वारंट है। तो यहाँ पे क्या है, गिरफ्तारी यानी कि नाउन की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट में आते हैं, द पुलिस अरेस्टेड हिम फॉर द पोजेशन ऑफ मैरिजुआना। अब यहाँ पे अरेस्टेड ईडी लग गया यहाँ पे, दैट मीन्स कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, एक्शन किया, गिरफ्तार किया। क्यों? फॉर द पोजेशन, पोजेशन यानी कि कुछ चीज रखना अपने पास, ऑफ मैरिजुआना। इसको आप किस तरह से प्रोनाउंस करते हो, मैरिजुआना, जो, ये जो हो ये साइलेंट होता है, इट्स मैरिजुआना। य, ह और य इनको मिला के साउंड यहाँ पे आती है, ना कि जो की, मैरिजुआना ये हो जाता है। और इसी तरह से इसको आप किस तरह से प्रोनाउंस करते हो, सॉरी, इसको आप किस तरह से प्रोनाउंस करते हो, मोजितो, इट्स मोइतो। अगेन ह और य को मिला के साउंड निकाली जाती है, ज वाली साउंड यहाँ पे भी नहीं आती, इट्स मोइतो। नेक्स्ट में आते हैं, दैट इज प्रैक्टिस। अब यहाँ पे स्पेलिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट है, CE एंड SE। तो प्रैक्टिस में CE तो तब लगता है जब इसको हम एज अ नाउन यूज करते हैं, और SE तब लगता है जब हम इसको एज अ वर्ब यूज करते हैं। एज अ नाउन जब हम इसे यूज करते हैं तो उस टाइम पे इसका मीनिंग हो जाता है अभ्यास, और अगर एज अ वर्ब हम इसको यूज करेंगे तो उस टाइम पे इसका मीनिंग हो जाएगा अभ्यास करना। सो वी आर डूइंग एन एक्शन हियर इन इट्स वर्ब फॉर्म। और आपको पता है कि ING ये वर्ब के बाद में ही आता है ना, V1 प्लस ING। तो इन दोनों में से आप ये बताइए किस में ING पॉसिबल है। ऑब्वियसली आप ये कहोगे कि अभी सेकंड में ही आ सकता है, क्योंकि जो सेकंड वाली जो है S वाली, यही हमारी वर्ब फॉर्म है, फर्स्ट तो नाउन है। तो प्रैक्टिस जो सेकंड वाला है, जो S वाला है, इसमें ही हम ING लगा सकते हैं। लेकिन हो सकता है आप कई जगह इसमें भी देख लो, प्रैक्टिसिंग CING भी देख लो, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, वो अमेरिकन वर्जन है, और अमेरिकन वर्जन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम नहीं काउंट करते, सिर्फ ब्रिटिश वर्जन जो है वही स्टैंडर्ड है, और यहाँ पे SING होगा, कभी CING आप नहीं देखोगे। और आपको स्पेलिंग्स के लिए मैं बता देती हूँ कि अगर आपको कोई भी वर्ड का मीनिंग जानना है तो बेस्ट होगा आप इस पे जाइए, इस डिक्शनरी पे जाइए, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज। ये आपको प्ले स्टोर से नहीं मिलेगी, आपको डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करनी। आप जनरली ब्राउजिंग साइट पे जाइए, वेब ब्राउजर पे जाइए, जो भी आप यूज करते हो, उस पे आप सर्च करोगे, 3rd या 4th नंबर पे ये आ जाएगा, कैम्ब्रिज dictionary.com। तो आप वहां पे जाइए, वहां से आप प्रोनाउंसिएशन देखिए, इनकी प्रोनाउंसिएशन, दोनों प्रोनाउंसिएशन यहाँ मेंशन होती है, यूके की भी और एक साइड USA की भी होती है, तो यूके वाली आप सुनिएगा, और स्पेलिंग भी आप यहाँ पे देखिएगा यूके वाली में। तो चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं। एवरीथिंग गेट्स बेटर विद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के साथ में सभी चीजें बेटर हो जाती हैं विद प्रैक्टिस। तो यहाँ पे क्या है, अभ्यास के साथ में चीजें बेहतर होती हैं, नाउन की तरह यूज हुआ है। इट मस्ट हैव टेकन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू बिकम सो फ्लुएंट, कि इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगी होगी, मेहनत या फिर अभ्यास लगा होगा फ्लुएंट बनने में। नेक्स्ट है, वी स्टिल प्रैक्टिस सम ऑफ दिस रिचुअल्स टुडे, कि आज के टाइम में भी हम इन रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। प्रैक्टिस का देखिए एक और मीनिंग ये भी होता है, प्रैक्टिस का मीनिंग अभ्यास तो होता ही है, इसके अलावा प्रैक्टिस का एक मीनिंग ये भी हो जाएगा कि किसी भी ट्रेडिशन को फॉलो करना, किसी भी कस्टम को फॉलो करना एज अ वर्ब। और नाउन के केस में हो जाएगा जैसे प्रथा, सिंपली मैं आपको बता देती हूँ, प्रथा नाउन फॉर्म, प्रथा का पालन करना इज वर्ब फॉर्म। तो यहाँ पे वी स्टिल प्रैक्टिस सम ऑफ दिस रिचुअल्स टुडे, इनमें से कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं जिनको हम आज भी फॉलो करते हैं, जिनका पालन हम आज भी करते हैं। सो दिस इज अ वर्ब फॉर्म। आई नीड टू प्रैक्टिस माई फ्रेंच। अब यहाँ पे सिर्फ अभ्यास की बात है कि मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है मेरी फ्रेंच पे। डू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच।
प्रीच होता है जो आप बोलते हो, जो आप भाषण देते हो, और डू प्रैक्टिस यानी कि उसको खुद भी आप प्रैक्टिस करो जो आप खुद बोलते हो, भाषण देते हो। फॉर एग्जाम्पल, डोंट स्मोक इफ यू टेल योर चिल्ड्रन नॉट टू स्मोक, कि अगर आप अपने बच्चे को ये बोल रहे हो कि स्मोकिंग मत करो और आप खुद स्मोकिंग कर रहे हो उनके सामने, तो वो सही नहीं है ना। यू शुड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जो आप बोल रहे हो खुद भी आप उसका अभ्यास करिए। यहाँ पे जो प्रैक्टिस है, दिस इज आवर वर्क फॉर्म। नेक्स्ट में आते हैं। अब देखिए, काफी सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए, और काफी सारे एग्जाम्पल्स जो हैं जो सेम नाउन और वर्ब फॉर्म में हैं, तो उनके मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स वैसे दे दिए हैं, वर्ड्स दे दिए हैं। आप इनको एक बार चेक जरूर करना, हर एक वर्ड को। अब जैसे ये हो गया एक आंसर। आंसर, अगर मैं ये कहूं कि उसने मुझे उत्तर दिया, ही गेव मी एन आंसर। अब एन आंसर, ये हो गया हमारा नाउन। उसने मुझे उत्तर दिया, इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकती थी, ही आंसर्ड मी। और अगर मैं ऐसे बोलती ही आंसर्ड मी, ईडी लग गया, दैट मीन्स इस बार मैंने वर्ब को यूज कर लिया। दोनों तरह से मैं बोल सकती हूँ। इसी तरह से बाकी और एग्जांपल्स आप देखना जरूर। क्वेश्चन के केस में भी, शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, या फिर शी क्वेश्चनड मी। डायरेक्ट भी हम इसमें ईडी लगा के ये बोल सकते थे, शी क्वेश्चनड मी। नेक्स्ट, ये भी आप एक बार जरूर देख लेना। सो आज के टास्क में हमने नाउन और वर्ब फॉर्म्स देखी जो सेम स्पेलिंग में रहती हैं। That means it is not necessary that you have to put any kind of suffix at the end of a specific word to make it, to change it grammatically. वो जरूरी नहीं है, कई बार सेम स्पेलिंग में भी रह सकता है। और आज हम vocabulary नहीं करेंगे अलग से, because we have done so many words in our today's session and you are given so many words in the form of your practice. So now let's move to the very last section, and that is today's task. And tomorrow you have to search how to debate, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो डिबेट के ऊपर ही होगा कि डिबेट क्या होती है, किस तरह से हम डिबेट को कैरी आउट करते हैं। तो सर्च जरूर करना है एक बार इसको। सारे जो पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं उनको जॉट डाउन मीन्स राइट डाउन, पेन डाउन, आप लिखना जरूर कुछ पॉइंट्स को जो भी आपको लगते हैं। और अगर आपने इससे पहले कभी भी किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया है तो आपके लिए बहुत ईजी होगा इन पॉइंट्स को लिखना। सो गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग।